Hello students, a warm welcome to all of you in online class. Today I am teaching you accountancy. Before we start the chapter, let's take a quick view of contents. It has two parts, part A and part B, and it contains total 11 chapters. Today we will discuss chapter 1A, financial statement of not-for-profit organizations. Unit 1, Chapter 1A, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉर्म अ बिजनेस क्लब एटसेट्रा टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर एम इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। संगठन से आश, विशेष प्रयोजन से किसी व्यापार, क्लब आदि को व्यवस्थित करने वाले व्यक्तियों का समूह संगठन कहलाता है। संगठन के प्रकार, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन आपके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लाभकारी संगठन और गैर लाभकारी, या इसे हम बोलते हैं अलाभकारी संगठन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। दोज ऑर्गेनाइजेशन हुज ऑब्जेक्ट इज टू अर्न प्रॉफिट आर कॉल्ड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो लाभकारी संगठन होते हैं, इनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है और ये इनका काम कोई भी वस्तु खरीदना या बेचना होता है और बदले में लाभ कमाना होता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं या अलाभकारी संगठन की बात करें तो those organization whose object is not to earn profit but to render service to the society are called not for profit organization। अलाभकारी या गैर लाभकारी संगठन वे होते हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि समाज को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करना होता है। उन संगठन को गैर लाभकारी या अलाभकारी संगठन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो अकाउंट्स है वो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करना होता है, चाहे वो लाभकारी हो या गैर लाभकारी, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने यहाँ पर अकाउंट इसलिए प्रिपेयर करते हैं क्योंकि उन्होंने साल भर में कितना सामान बेचा और कितना सामान खरीदा, उससे उनको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, ये इस पता कर सकते हैं केवल और केवल अकाउंट्स के द्वारा ही। और जो गैर लाभकारी संगठन होते हैं इनको अपने डोनर्स, मतलब जो भी इनको दान देते हैं उनको, मेंबर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य होते हैं उनको, और गवर्नमेंट को, सरकार को बताने के लिए कि ये जिस भी सोर्स से इनकम प्राप्त कर रहे हैं या जहाँ पर भी ये अपनी सोर्सेस से जो भी इनकम प्राप्त हुई है उसे कहाँ पर खर्च कर रहे हैं और इनकी वित्तीय स्थिति क्या रही साल के अंत तक, इन्हें बताना जरूरी होता है। तो अपने डोनर, मेंबर और गवर्नमेंट को बताने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशंस को अकाउंट्स प्रिपेयर करना कंपलसरी होता है। और अगर बात करें अकाउंटिंग की तो ये जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनकी अकाउंटिंग प्रोसेस ट्रायल बैलेंस तक सिमिलर रहती है। ये जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाते हैं और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाते हैं। आफ्टर ट्रायल बैलेंस जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट प्रिपेयर करती हैं। लेकिन अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आफ्टर ट्रायल बैलेंस ये रिसीट्स, पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। अब हम पढ़ते हैं यूनिट 1 का चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अलाभकारी संगठनों के वित्तीय विवरण का। जो हमने चार्ट समझा था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। All those organizations whose object is not to earn profit but to render service to the society are called not-for-profit organizations or non-trading organization। वे सभी organizations जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना होता है, वे सारी ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस टू द सोसाइटी में बी रिलीजियस, एजुकेशनल एंड एक्टिविटी टू अचीव सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ये जो उद्देश्य होते हैं सर्विस प्रोवाइड करने के ऑर्गेनाइजेशन के, वो आपके रिलीजियस हो सकते हैं, एजुकेशनल पर्पज से हो सकते हैं या ऐसे कोई भी
और एक्टिविटीज़ करते हैं जो सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करती हो। Various type of activities are organized by these organizations for the benefit of their members also. कई ऐसी एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिससे कि इनके जो मेंबर्स होते हैं उनको बेनिफिट मिल सके और इनको बेनिफिट दिया जा सके। For example, school, colleges, libraries for educational development, orphanages for the poor and widows, recreation club, recreation का मतलब यहाँ पर एक मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए जो क्लब खोला जाता है वो, कल्चरल फोरम का मतलब होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम, ठीक है। तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की जाती हैं फॉर द सोसाइटी, फॉर द मेंबर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अलाभकारी या गैर व्यावसायिक संस्थाओं से आश। वे सभी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि समाज की सेवा करना होता है, ऐसी संस्थाओं को अलाभकारी या गैर व्यावसायिक संस्थाएं कहा जाता है। समाज सेवा में बौद्धिक, धार्मिक, शैक्षणिक व सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। ये संस्थाएं अपने सदस्यों के हितार्थ भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित करती हैं, जैसे कि शैक्षणिक उन्नति हेतु विद्यालय, कॉलेज, पुस्तकालय आदि खोलना, गरीबों अथवा विधवाओं के लिए अनाथालय खोलना, मनोरंजन हेतु क्लब खोलना, सांस्कृतिक कार्यक्रम करना आदि। सोर्सेस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अलाभकारी या गैर व्यावसायिक संस्थाओं के आय एवं व्यय के प्रमुख साधन। सोर्सेस ऑफ इनकम, आय के साधन। एंट्रेंस फीस, जब भी कोई व्यक्ति एंट्री लेना चाहता है तो उससे उस ऑर्गेनाइजेशन को एंट्री फीस देना होती है, वही आपकी प्रवेश शुल्क कहलाती है। सब्सक्रिप्शन, कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स, या चंदा जैसे उनके जो सदस्य होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनके द्वारा इकट्ठा किया जाता है। दान, बाहरी व्यक्ति डोनेट कर जाता है इन्हें, वो भी इनकी इनकम का अच्छा खासा सोर्स होता है। सब्सिडी, सहायता राशि, जो कोई भी व्यक्ति इनको एक सहायता राशि प्रदान करती है, ये भी इनकी इनकम का अच्छा खासा सोर्स होता है। मेंबरशिप फी, सदस्यता शुल्क, कोई भी व्यक्ति मेंबर बनना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन का तो उससे मेंबरशिप फी देनी होती है। लाइफ मेंबरशिप फी, आजीवन सदस्यता शुल्क, अगर कोई व्यक्ति संस्था का आजीवन सदस्य बनना चाहता है, मतलब लाइफ टाइम के लिए मेंबर बनना चाहता है, तो उसे ऑर्गेनाइजेशन को एक लमसम अमाउंट या एक मुश्त राशि देना होती है, जो कि इकट्ठी एक बार में दे दी जाती है, बार बार इसे पे नहीं करना पड़ता है और वो मेंबर ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ टाइम मेंबर बन जाता है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, विनियोग आदि से प्राप्त आय। अदर इनकम, इफ एनी, अन्य कोई आय। आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, व्यय की मदद, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, रेंट, न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस ऑन गेम्स, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस। रिपेयरिंग चार्जेस, मरम्मत के व्यय और अदर एक्सपेंसेस इफ एनी, यदि कोई अन्य व्यय दिए गए हों तो वो। अकाउंट्स प्रिपेयर बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाए जाने वाले खाते। 3 प्रकार के खाते बनाते हैं ये, प्राप्ति भुगतान खाता, रिसीट्स पेमेंट्स अकाउंट, आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, स्थिति विवरण या चिट्ठा, बैलेंस शीट। जानेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होते हैं, ये किनके द्वारा बनाए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं। एवरी प्रोफेशनल पर्सन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वांट टू नो इट्स एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। हर पेशेवर व्यक्ति और जो गैर व्यावसायिक संस्थाएं होती हैं उनको जानना होता है कि किसी भी निश्चित समय के बाद इनकी वित्तीय स्थिति कैसी रही। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को अपने मेंबर के सामने प्रेजेंट करना होता है और जो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं उनको इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने बताना होता है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये इन्फॉर्मेशन इनको कैश बुक से तो हासिल नहीं हो सकती क्योंकि कैश बुक में डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो कैश बुक में जो डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं उसको कैटेगराइज करने के लिए एक अकाउंट बनाएगा जिसे नाम दिया गया रिसीट्स एंड पेमेंट। अब हम समझेंगे प्रोफार्मा ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट या रिसीट प्राप्ति और भुगतान खाते का प्रारूप। सबसे पहले हेडिंग में लिखेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरी लाइन में लिखेंगे अकाउंटिंग पीरियड, जो भी क्वेश्चन में दिया हो उसका अकाउंटिंग पीरियड लिखना है हमें यहाँ पर।
फॉर एग्जांपल फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2016, 17, 18, 19, जो भी इस तरीके से हमको लिखना है। ये आपका कैश बुक की तरह ही है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक कैश बुक की समरी है। कैश बुक में और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में बस इतना अंतर है कि कैश बुक में डे टू डे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन रिसीट पेमेंट में हम केवल साल में एक बार ही, साल के अंत में एक बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। इसकी शुरुआत होती है ओपनिंग कैश बैलेंस से और एंड होता है क्लोजिंग कैश बैलेंस से। नेचर ऑफ अकाउंट की बात करें तो ये रियल नेचर का अकाउंट है और रियल अकाउंट का फॉर्मूला होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो जितने भी पैसा आया उसे डेबिट करना है और जितना भी पैसा गया उसे क्रेडिट करना है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसलिए जितने भी रिसीट्स होंगी वो सारी डेबिट साइड में होंगी और जितने पेमेंट होंगे वो सारे क्रेडिट साइड में लिखी जाएंगी। एंट्री इसमें किसी भी ईयर से रिलेटेड हो वो सारी एंट्री करेंगे, चाहे प्रीवियस ईयर की हो, करंट ईयर की हो या नेक्स्ट ईयर की हो। इसमें कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के सारे रिसीट्स एंड पेमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। कैपिटल नेचर के वे रिसीट्स और पेमेंट होती हैं जो साल में एक बार किए जाते हैं और जिन पर हम एक लार्ज अमाउंट एक्सपेंड करते हैं या हमें लार्ज अमाउंट या मनी रिसीव होती है, वो होते हैं आपके कैपिटल नेचर के। जैसे कि हमने असेट कोई सेल किया तो हमको उस पर लार्ज अमाउंट या लार्ज मनी रिसीव हो रही है, तो सेल्स ऑफ फिक्स असेट्स ये क्या है अपना कैपिटल नेचर का। और कोई असेट्स परचेज कर रहे हैं तो उस पर एक लार्ज अमाउंट या लार्ज मनी हमें एक्सपेंड करना हो रही है और ठीक है ना, और साल में हम एक बार ही इस पर खर्च करते हैं, तो ये क्या है आपकी कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन। रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन की बात करें तो ऐसी ट्रांजैक्शन जो डे टू डे या मंथली बेसिस पर होते हैं वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। इनमें एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन और इंटरेस्ट रिसीव ये जो है आपकी रेवेन्यू नेचर की रिसीप्ट्स है। और रेंट एंड टैक्सेस, सैलरी, वेजेस ये आपके कौन से हैं, रेवेन्यू नेचर के पेमेंट है। इसमें किसी भी प्रकार की अदत्त और पूर्वदत्त व्यय की एंट्री नहीं होगी, मीन्स आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की एंट्री नहीं करेंगी। अर्जित और उपार्जित आय की भी कोई भी एंट्री नहीं होगी। अर्न और अनअर्न इनकम की भी कोई एंट्री नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार के समायोजन या एडजस्टमेंट की एंट्री हमें नहीं करनी है, चाहे वो हार्श या फिर अशुद्ध ऋण से रिलेटेड हो, मीन्स डेप्रिशिएशन या बैड डेट से रिलेटेड या अदर कोई एडजस्टमेंट एंट्री दी रहती है तो वो भी हमें नहीं करनी है। और इस अकाउंट से हम सरप्लस और डेफिसिट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, केवल इनकम और एक्सपेंडिचर से ही हमें सरप्लस और डेफिसिट क्या रहा ऑर्गेनाइजेशन का वो केवल इनकम एक्सपेंडिचर से ही पता चलता है। इस रिसीट और पेमेंट के बेसिस पर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। इसका दोनों साइड का जो डिफरेंस रहता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, जिसे हम क्रेडिट साइड में एज ए क्लोजिंग कैश बैलेंस के तौर पर लिखते हैं। और ये डेबिट बैलेंस इसलिए शो करता है क्योंकि डेबिट साइड का टोटल हमेशा क्रेडिट साइड के टोटल से ज़्यादा होता है, क्योंकि पेमेंट कभी भी रिसीट से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं और पेमेंट हम क्रेडिट साइड में रखते हैं और डेबिट साइड में हम रिसीट लिखते हैं, इसलिए डेबिट साइड का टोटल हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है। आई होप आपको ये फॉर्मेट क्लियर हो और इसी के बेसिस पर हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। From the following information, prepare receipts and payments account for the year ended on 31st December 2016 of जैन क्लब थांडला। तो जैन क्लब का हमें एक रिसीट्स पेमेंट्स अकाउंट प्रिपेयर करना है। अकाउंटिंग पीरियड आपका 31 दिसंबर 2016 दिया गया है। कैश बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2016 आपका 880 रुपये है। सब्सक्रिप्शन, डोनेशन ये सारे आपके ट्रांजेक्शन्स आपको रिसीट्स पेमेंट्स में रिकॉर्ड करने हैं।
अब हम रिसीट्स पेमेंट अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन में ही मार्क कर लेंगे कि कौन सा आइटम रिसीट्स में लिखने हैं और कौन सा आइटम हमें पेमेंट में लिखने हैं। जैसे कि कैश बैलेंस, जब भी ओपनिंग कैश बैलेंस होता है वो हमारा कहाँ आता है, रिसीट्स में आता है। सब्सक्रिप्शन जो रहती हैं वो हमारी रिसीट्स में आएंगी। डोनेशन रिसीव हुआ है, रिसीट्स में आएंगे। एंट्रेंस फीस है, रिसीट्स में आएगी। रेंट रिसीव हुआ है, रिसीट्स में आएगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस, बिजली के खर्चे हैं, खर्चा है तो पेमेंट साइड आएगा। टैक्स है, पेमेंट साइड आएगा। सैलरी है, एम्प्लॉयज को पे करनी है, पेमेंट साइड आएगा। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सेक्रेटरी को एक सम्मान राशि के तौर पर जो अमाउंट पे करते हैं ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी जाता है वो आपका कहलाता है ऑनरेरियम। ठीक है, तो एक सम्मान राशि हम दे रहे हैं सेक्रेटरी को, तो ये भी हमारा क्या है, खर्चा हुआ, तो ये पेमेंट साइड आएगा। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम हो रही है तो ये आपकी रिसीट साइड में आएगी। स्टेशनरी का खर्चा है, पेमेंट साइड में आएगा। और अदर पेटी एक्सपेंसेस जो है वो आपके पेमेंट साइड में आएंगे। एंड इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे करते हैं तो ये अपना पेमेंट साइड में लिखा जाएगा। अब इसी के बेसिस पर हम एक अकाउंट बनाते हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है मैंने। सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं हम, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है वो सबसे ऊपर लिखा जाता है, जैन क्लब खांडला, जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और फिर अकाउंटिंग पीरियड थर्ड लाइन में लिखते हैं। ये हमारा डेबिट साइड, ये हमारा क्रेडिट साइड। सारी रिसीट्स हम डेबिट साइड में लिखेंगे और सारे पेमेंट हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। हमने पहले ही मार्क कर लिए हैं कौन सा आइटम रिसीट्स में आने हैं और कौन सा आइटम पेमेंट में आने हैं। तो हम वो आइटम जो हमने मार्क की है रिसीट्स में वो हम रिसीट्स में लिखेंगे। जो आइटम हमने मार्क किए पेमेंट वो सारे हम पेमेंट साइड में लिखेंगे। पहला है आपका रिसीट साइड में आएगा ओपनिंग कैश बैलेंस। सो इसे हम रिसीट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी करके। कितना दिया हुआ है, 880 रुपये। उसके बाद दिया है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन करके 7,520 रुपये लिखेंगे। फिर आपका दिया हुआ है डोनेशन, डोनेशन भी रिसीट साइड आएगा। ये कितना आएगा, 1,600 रुपये दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है एंट्रेंस फीस, ये भी रिसीट साइड में आएगी। कितनी दी हुई है, 860 रुपये। फिर आपका दिया हुआ है रेंट रिसीव, कितना रेंट रिसीव हुआ है, 1,050 रुपये। 1,050 रुपीज़। फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस आपके 680, ये हमारा पेमेंट है तो हम इसे पेमेंट साइड में लिखेंगे। बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस 680 रुपये। फिर है हमारा टैक्स, तो बाय टैक्स करके 100 रुपीज़ लिखेंगे। फिर दिया हुआ है सैलरी, ये भी हमारा पेमेंट साइड में आएगा क्योंकि एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पे की जाती है, ये भी पेमेंट साइड में आएगा। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को एक सम्मान राशि के तौर पर 500 रुपये का चेक दिया गया। चेक लिखा नहीं है यहाँ पर, मतलब एक सम्मान राशि दी गई है 500 रुपये की। तो ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी कितना है अमाउंट, 500 रुपये का। ठीक है। और इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारे रिसीट साइड में आएंगी। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट 590। स्टेशनरी खर्चा होता है, ये हमारा पेमेंट साइड आएगा। स्टेशनरी 70 रुपीज़। पेटी एक्सपेंसेस 180 रुपी। इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी हमारे खर्चे
में आते हैं, इंश्योरेंस पे करना होता है तो इंश्योरेंस प्रीमियम 60 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जैन क्लब थांडा का रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। अब हम रिसीट्स टाइप का टोटल करेंगे हमेशा, क्योंकि रिसीट्स हमेशा ज़्यादा होती हैं पेमेंट से, कभी भी पेमेंट रिसीट से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो रिसीट साइज का टोटल करने पर आपको जो आंसर आ रहा टोटल आ रहा है वो है 12,500 रुपये। इसी को हम क्रेडिट साइड लिख देंगे 12,500 रुपये, और इस 12,500 रुपये में से जो हमारे पेमेंट्स के रुपीज़ हैं उनके टोटल को हम इस 12,500 रुपये से सारे पेमेंट्स को माइनस कर देंगे। तो सारे पेमेंट का टोटल करके माइनस करने पर 12,500 में से माइनस करने पर आपका जो क्लोजिंग कैश बैलेंस आ रहा है बाय बैलेंस सीडी के तौर पर इसे लिखेंगे 6,610 रुपये। तो ये आपका जैन क्लब थांडा का रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ है, और इसी के बेसिस पे आपको बाकी के रिसीट्स पेमेंट अकाउंट भी बनाना है, इसी तरीके से प्रिपेयर करना है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन you have to solve all the remaining questions of receipts and payments account. Stay safe and stay home.